एक्चुअली ये प्याला है, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ये कीड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा, इसके फिसलने की चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम किस ऊंचाई तक कीड़ा रेंग सकता है। एक सर्टेन हाइट पर जाकर एक सर्टेन हाइट से ज्यादा हाइट पर ये जा नहीं पाएगा, और माना वो जो मैक्सिमम हाइट है वो एच मैक्स, जहां तक ये जा सकता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इट इज अबाउट टू स्लिप, यानी ये फिसलने के कगार पर हो। और कल ही अपन चर्चा कर रहे थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल थीटा एज्यूम कर लूं, तो उस स्थिति में अगर इसका मास m है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अलोंग द टेंजेंट जो कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा होगा। और ये नॉर्मल फोर्स जो इस कीड़े पर लग रहा है, और ये हो गया mg cos थीटा। और क्योंकि ये फिसलने के कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि ये फिसलने के कगार पर है, इस कारण से इस पर लगने वाला घर्षण अपने चरम पर होगा। तो यहां पर आप फ्रिक्शन को ले लीजिए एफ मैक्स, करेक्ट। और फिसला नहीं है अभी, बट फिसलने के कगार पर है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया इसका। mg sin थीटा इक्वल टू एफ मैक्स एंड इट इज इक्वल टू म्यू एस एन, और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं n इक्वल टू mg cos थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। एक रिलेशन तो अपने पास आ गया। वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां पर जब कीड़ा या वस्तु फिसलने के कगार पर होती है, तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये बड़ा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में भी बनाए रखना है। अब अपने से क्वेश्चन में h पूछा है, तो ये तो फिजिक्स हो गई। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल आपका 90 माइनस ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। वैसे भी एक सिंपल फंडामेंटल हमेशा याद रखिए कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री, दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो उन दोनों रेखाओं पर परस्पर लंबवत रेखाओं के बीच का कोण भी थीटा ही रहा हो। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, बार बार जरूरत पड़ती है अपने को इसकी। आप नोटिस करिए, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इस पर लंबवत है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये इस पर लंबवत है, और जैसा कि आपको जानकारी है इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो जाहिर है इन दोनों के बीच का कोण भी थीटा रहा होगा। मैंने भी यही बात बोली थी आपको कि दो रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण अगर थीटा है तो उन पर परस्पर लंबवत रेखाओं के मध्य भी बनने वाला कोण थीटा ही हो। अब यहां पर हम सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी लेंथ r, ये भी r है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है ये r cos थीटा हो गई बच्चों, और ये h लिया हुआ है हमने hm, तो r cos थीटा प्लस hm इक्वल टू r है। आपको h मैक्सिमम चाहिए, तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा।
और आप जानते हैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं मैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, म्यू एस, तो इसको tan थीटा को अपन म्यू एस अपॉन 1 लिख सकते हैं, से दिस इज थीटा, तो tan थीटा है म्यू एस अपॉन 1, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और इस ट्राइंगल को देख के आप cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो r इंटू 1 माइनस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल अपन ने यहां पर लिया है आपके सामने। एक ट्रक है और उस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक और ट्रक के फ्लोर के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक जिसको बोलते हैं अपन, वो 0.2 है, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये सफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस है, और ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, लेकिन केवल कब तक, 1 सेकंड तक, यानी कि ट्रक में जो एक्सेलरेशन है केवल 1 सेकंड तक। उसके बाद ट्रक की एक्सेलरेशन 0 हो गई। ट्रक की एक्सेलरेशन 0 होने का क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद ट्रक की जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो गई। अपने को जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ब्लॉक की वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, कि ब्लॉक और टाइम के, ब्लॉक वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा। यहां पर v ब्लॉक से मतलब है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ब्लॉक का जमीन के सापेक्ष वेग। एक बात तो बहुत सिंपल सी है कि अगर मैं ट्रक की वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो ट्रक 0 से 1 सेकंड में के अंतराल में 5 की दर से त्वरित हो रहा है। 1 सेकंड बाद ट्रक का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद नियत हो जाएगा। तो ये तो आपके पास ट्रक का वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष हो गया, लेकिन अपने को क्या करना है, ब्लॉक का वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष देखना है। बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि अगर हम ट्रक के सापेक्ष बात करें तो ट्रक के सापेक्ष अगर हम देखें तो छदम बल हो गया ब्लॉक के ऊपर m×5, ट्रक नॉन इनर्शियल कैटेगरी का फ्रेम हो गया हमारे लिए, क्योंकि ट्रक एक्सेलरेटेड है। मैं जो कहानी की बात कर रहा हूं वो t लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए बात कर, 1 सेकंड से पहले की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक के इंटरवल में बात कर। तो सूडो फोर्स हो गया हमारे पास m×5, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 0.2 mg, और ये इससे बड़ा है। इसका मतलब ये इसको ट्रक के रेस्पेक्ट में दाएं ओर लेके जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन बाएं ओर लगेगा। तो ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन आएगा रिलेटिवली, ये जो एक्सेलरेशन है ये ब्लॉक का ट्रक के सापेक्ष त्वरण है, वो हो जाएगा इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 सेकंड तक ब्लॉक 3 की दर से त्वरित हो रहा, किधर की तरफ, दाएं ओर, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो 1 सेकंड के बाद ब्लॉक के पास जो सापेक्ष वेग होगा, यहां v रिलेटिव का क्या अर्थ है, v रिलेटिव का अर्थ है ब्लॉक का ट्रक के सापेक्ष वेग। तो ब्लॉक का ट्रक के सापेक्ष वेग 1 सेकंड बाद 3 मीटर प्रति सेकंड होगा, v बराबर 80, प्रारंभिक वेग 0 है, बट किधर की तरफ, दाएं ओर, डायरेक्शन का ध्यान रखिए। जबकि t बराबर 1 पर ट्रक का जो वेग होगा वो v बराबर 80, 5×1 होगा, बट वो किधर की तरफ होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड लेफ्ट में, ये लेफ्ट वार्ड होगा। अब यहां पर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े
अब हम बात कर रहे हैं t ग्रेटर देन 1 सेकेंड की। t ग्रेटर देन 1 सेकेंड पर हम चर्चा करें तो अगर हम जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, वही रिलेटिव टू ट्रक की बात कर रहा हूं, रिलेटिव टू ट्रक। t ग्रेटर देन 1 पर ये सूडो फोर्स बंद हो जाएगा, ये फ्रिक्शन तो अपनी जगह बना रहेगा बट सूडो फोर्स बंद हो जाएगा क्योंकि ट्रक में एक्सेलरेशन समाप्त हो गया और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड की। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप नोटिस करें 1 सेकेंड पर ये t इक्वल टू 1 की कहानी है और ये यहां से यहां तक का इंटरवल डेल्टा t का मान लें। t इक्वल टू 1 पर सूडो फोर्स खत्म, सिर्फ घर्षण बल रह गया क्योंकि सूडो फोर्स किस लिए खत्म, क्योंकि ट्रक में त्वरण समाप्त हो चुका है। और t इक्वल टू 1 पर ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड की है। तो आप नोटिस करें ये फ्रिक्शन पीछे है, फ्रिक्शन फोर्स, और वेलोसिटी आगे है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा, अल्टीमेटली ये इसे रोक देगा। तो सवाल ये है कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, स्टॉपिंग टाइम वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन, इसकी वजह से रिटार्डेशन आएगा 0.2 g, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1.5 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि 1.5 सेकेंड बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। कहां से 1.5 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड की 1.5 सेकेंड बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अगर हम पूरी कहानी को समझें, ये सब कुछ ट्रक के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो अगर हम वी रिलेटिव की कहानी समझें, वी रिलेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ट्रक, और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ी, कहां तक पहुंची, 3 मीटर पर सेकंड तक पहुंची, और फिर उसके बाद घटकर 0 पर आ गई। कितनी देर बाद, 2.5 सेकंड के बाद। अगर हम ट्रक की वेलोसिटी की बात करें, टाइम के साथ, तो अगर हम डायरेक्शन सहित बात करें, पहले मैंने स्पीड के साथ ग्राफ लोड किया था, ये जो पहले यहां पर ग्राफ बनाया हुआ था वो स्पीड का था, स्पीड ऑफ टाइम वर्सेस स्पीड ऑफ ट्रक वर्सेस टाइम ग्राफ था। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ट्रक की वेलोसिटी लेफ्ट में है, तो राइट को अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो लेफ्ट को माइनस में लेना पड़ेगा ना हमें। तो ये हो गया, ये 1 सेकेंड, ये 0। ये ट्रक के लिए हो गया। ये आपका और उसके बाद ये फिक्स हो गया। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रक वर्सेस टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रक वर्सेस टाइम ग्राफ। और अब जो बना रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना, वो बना रहा हूं मैं
velocity of block with respect to ground versus time graph. एक्चुअली अगर मैं इस पूरी कहानी का सारांश समझूं तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शन फोर्स है, सूडो फोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रहेगा नहीं। आप नोटिस करिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा पीछे की तरफ है, t इक्वल टू 1 से पहले भी और t ग्रेटर देन 1 पर भी। तो इसकी वजह से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। किधर की तरफ? लेफ्ट में। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, ब्लॉक के पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किधर की तरफ? टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेफ्ट में। तो अगर मैंने राइट को प्लस में बोला है तो लेफ्ट को माइनस में बोल दूंगा। तो आप समझ सकते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में। क्या मतलब है इस बात का कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। कब तक? जब तक कि ब्लॉक तुलनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो जाता। यहां तक ये t लेस देन और इक्वल टू 2.5 सेकंड तक ब्लॉक में त्वरण सिर्फ 2.5 सेकंड तक रहेगा जमीन के सापेक्ष, क्योंकि ब्लॉक को ट्रक के सापेक्ष रुकने में 1 सेकंड तो ये और 1.5 सेकंड ये 2.5 सेकंड लग रहे हैं कुल मिला के। यानी 2.5 सेकंड के बाद ब्लॉक ट्रक के सापेक्ष स्थिर हो जाएगा, साथ साथ चलेगा उसके, और 2.5 सेकंड बाद ब्लॉक का वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकंड। वही तो ट्रक का वेलोसिटी है लेफ्ट में। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। -5 मैंने लेफ्ट की वजह से लिखा है। यहां लेफ्ट में लिखा है ना, मैंने लेफ्ट साइड को माइनस में लिया, राइट को प्लस में लिया है। ये राइट लेफ्ट प्लस माइनस। अगर मैं उल्टा कॉम्बिनेशन कर दूं, ये प्लस ये माइनस ले लूं, तो जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ आपको पता लग गए होंगे। ये जो ग्राफ था ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ट्रक था। ये तीनों अलग अलग ग्राफ है। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक रिलेटिव टू टाइम है, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ट्रक है। देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने। यहां पर एक वेज है और वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बट ये ब्लॉक और वेज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, और जो वेज और फ्लोर है, यहां वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये रफ सरफेस, दिस इज रफ, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। हम जानना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सो दैट दिस
वेज इज एट रेस्ट। हम जानना चाहते हैं कि म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये वेज रेस्ट में रहे। बच्चों जब हम मिनिमम या मैक्सिमम की बात कर रहे हो क्वेश्चन में, तो आप समझिए कि हम ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर काम कर रहे हैं। अब यहां पर नोटिस करिएगा, अगर मैं सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूं, अगर मैं वेज की बात करूं तो वेज का एक्सेलरेशन 0 है। अब वेज पर लगने वाले फोर्सेस देखिए, इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लगेंगे एम पर, वो mg साइन थीटा, mg कोस थीटा और ये नॉर्म, और इसका रिएक्शन वेज पर इधर की तरफ लगेगा। ये तो आपके ब्लॉक पर फोर्सेस हो गए और ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो ये है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द वेज, तो उसका रिएक्शन हो गया यहां पर, ये वाला। अब इस फोर्स को अगर मैं अलोंग द सरफेस देखूं, इसका जो कंपोनेंट मुझे मिल रहा है वो है n साइन थीटा। तो ये n साइन थीटा इस वेज को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहता है। फ्रिक्शन अपने आप को राइट में एडजस्ट करेगा और इस ब्लॉक को, इस वेज को पीछे जाने से रोकेगा। यानी कि ये जो फोर्स वेज को पीछे ले जाना चाहता है, उसको पीछे ले जाने से इस फोर्स ने रोका हुआ है। कहने का मतलब ये और ये आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल अमाउंट पर काम कर रहे हैं। अब और फोर्सेस देखें, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, वेट ऑफ वेज mg, एंड इस फ्लोर पर जो नॉर्मल फोर्स है वो लिया है हमने। इस फ्लोर की वजह से वेज पर जो नॉर्मल फोर्स है वो n डैश। एफ मैक्स जैसा कि आप जानते हैं, एफ मैक्स होगा म्यू एन डैश। यहां नॉर्मल कितना लगा, जिस जगह आप फ्रिक्शन ले रहे हैं नॉर्मल भी आपको उसी पोजीशन का लेना है। तो एफ मैक्स हो गया आपका म्यू एन डैश, एंड एन डैश की वैल्यू हो गई दिस प्लस दिस, बट एफ मैक्स इज इक्वल टू एन साइन थीटा। तो एफ मैक्स की जगह एन साइन थीटा लिख दिया मैंने। और जहां तक एन का सवाल है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एन की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल रही होगी। अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस लाइन पर है, तो इस लाइन पर एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये इसके इक्वल। तो n की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, mg cos थीटा, यहां भी पुट कर दिया, और इससे हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल के। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों एक और सवाल पे डिस्कशन करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर रखा हुआ है। ब्लॉक ए का मास स्मॉल है, ब्लॉक बी का मास कैपिटल है। स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी 0 है और इसके पास वेलोसिटी v0 है। यानी कि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है और इसको हमने v0 वेलोसिटी से पुश किया, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो F है, और ये कांस्टेंट नेचर का फोर्स, और ये वाली सरफेस स्मूथ है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए रिलेटिव टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए रिलेटिव टू बी बिफोर दे मूव विद सेम वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं वो कि थोड़ी देर बाद ए और बी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, तो उस पॉइंट तक जब दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे तब तक ए बी के ऊपर कितना चल चुका होगा, ए बी के रेस्पेक्ट में कितना चल चुका होगा, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चल चुका होगा, इससे मतलब नहीं। ए जिस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, यानी बी की सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, वहां कितना उसने ट्रेवल किया, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए रिलेटिव टू बी बिफोर दे मूव विद सेम वेलोसिटी, दोनों जब सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगे। देखिए
मैं यहां पर जो केस स्टडी कर रहा हूं वो बी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्टार्टिंग में, मैं फिर से वापस दोहरा देता हूं अपनी बात को। सबसे पहले हम ऑब्जर्वर बिठाते हैं, फिर उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये हमारा सिस्टम रहता है। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू बी बात की। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब मैंने ऑब्जर्वर को बी पर बिठा दिया यहां पर। तो जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि ए के पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी वी नॉट है, और उस मोमेंट पर जब ए की वेलोसिटी बी के इक्वल हो जाएगी तो उस मोमेंट पर बी के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही आ गया ना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जब इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो इसकी इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं चल रहा हूं, मेरे साथ भी कोई चल रहा है और मेरी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के बराबर हो गई तो मेरी वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में तो जीरो ही हो गई। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास जो भी है वो है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में तो जीरो हो गई। इसलिए मैंने नोटिस करो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो लिखी है। ये जीरो किसके रेस्पेक्ट में है? बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम उस मोमेंट तक काम कर रहे हैं जहां तक ए बी के बराबर वेलोसिटी पर नहीं आ जाता, और जब ए बी के बराबर वेलोसिटी पर आ जाएगा बच्चों तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो लिखा हुआ है। एंड से दिस डिस्टेंस इज डी। अब अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ए पर एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है आगे। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है? जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। सेकंड थिंग, ए के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी। एंड सूडो फोर्स होगा मास ऑफ दिस बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी। सूडो फोर्स होगा मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब बी के पास कितना एक्सेलरेशन होगा ये देखना आसान है। बी के ऊपर क्या है? यहां ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाला नीचे वाला सरफेस, यहां तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। इसका रिएक्शन इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा, और यही है जो बी को आगे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा। तो इसका एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, वो हो जाएगा फोर्स अपॉन बी, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन बी। तो यहां जो एक्सेलरेशन है वो बी का एक्सेलरेशन है। सूडो फोर्स में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इंटू मास ऑफ बॉडी आता है, तो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम मतलब बी। इस पे खड़ा कर रखा ना अपन ने ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, इसके लिए समझ गई बात? तो अब यहां पर अब इस बॉडी की बात करें तो इस पर सूडो फोर्स पीछे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, दोनों मिलकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन अल्फा, लेकिन इसमें मोशन आगे है, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा, तो इसको रिटार्डेशन भी बोल सकता हूं मैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट to the velocity, then its magnitude is called retardation. What is retardation? Retardation is nothing, it is magnitude of acceleration when it is opposite to velocity. तो retardation कितना होगा? अल्फा, that is net force upon mass, net force ma upon f, ma plus f divided by mass of this body. ये retardation आ गया। एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। अल्फा की वैल्यू यहां से डाल दी तो हमारे पास पता लग गया कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर स्टॉप होने से पहले कितना ट्रेवल करेगा। ओके, तो ये जो व्यवस्था है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को म्यू दिया हुआ है। ये वाला सरफेस स्मूथ है, ये रफ,
और अपने को स्मॉल m का एक्सेलरेशन पता लगाना है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता लगाना, स्मॉल m का एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में पता लगाना। इसके रेस्पेक्ट का मतलब समझे आप कि अगर मैं इसके ऊपर बैठ के देखूं तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ये। चलिए अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। बच्चों जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये डोरी इसे खींच के इधर की तरफ लेके आएगी लेफ्ट में, इसका मतलब ये लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है। तो अपन सबसे पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्मॉल m की बात करता हूं, स्मॉल m की बात मैंने विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M की हुई है, विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, और ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल काहे के लिए हो गया, क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जर्वर इस पे बैठा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्ट में तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया ना। तो अब इसकी स्मॉल m के ऊपर फोर्सेस देखिए, एक फोर्स तो यहां से टेंशन फोर्स हो गया, एक हो गया स्मॉल mg, एक नॉर्मल फोर्स, एक जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स, और एक इसके ऊपर सूडो फोर्स राइट साइड, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हैं। और F है एक्सेलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। F क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये F है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इक्वेशन बना ले, इसका एक्सेलरेशन कैपिटल M के रेस्पेक्ट में इस लाइन पर है, इस लाइन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं, मींस दिस इज इक्वल टू सूडो फोर्स। इस लाइन पर कितना एक्सेलरेशन F, तो mg माइनस दिस टू फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इसके लिए बात करें तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक फोर्स यहां, एक फोर्स यहां, इस सरफेस पर स्मॉल m का धक्का लगेगा राइट में, ये नॉर्मल फोर्स, बट ये ट्रेवल कर रहा है किधर की तरफ, लेफ्ट में, विद एक्सेलरेशन a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2t माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। a क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ m, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला फ्रेम। और इसकी इक्वेशन बनाए तो 2t माइनस n इक्वल टू m है, 2t माइनस n इक्वल टू m है। और ये हो गया 2t इक्वल टू m प्लस m है। n की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, n की वैल्यू यहां से यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं अपन, तो ये 2t की वैल्यू आ गई है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। एक इक्वेशन मैंने इसके लिए बना रखी है। अब यहां पर देखिए, ये इक्वेशन मैंने यहां से बनाई, t की वैल्यू यहां से पुट करी, t की वैल्यू यहां से यहां पुट करिए, n की वैल्यू यहां से पुट करिए, तो सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्मेट बन गया, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया। तो इस इक्वेशन का फॉर्मेशन मैंने किया mg माइनस टी माइनस म्यू एन इक्वल टू mf, यहां से किया, और फिर t की वैल्यू यहां से रिप्लेस की, n की वैल्यू यहां से रिप्लेस की, n लाया फर्स्ट इक्वेशन से, t लाया सेकंड इक्वेशन से, पुट किया, सिंप्लीफाई किया। अब सवाल ये कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट F एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जबकि ये वाले जो दो पॉइंट है ये A एक्सेलरेशन से लेफ्ट में आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट F एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट, अब इस केस में क्या होगा देखिए, ये विद रेस्पेक्ट टू m बात कर रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू m बात कर रहा हूं, तो विद रेस्पेक्ट टू m ये वाला पॉइंट
ए से इधर आता हुआ दिखाई देगा, ये एफ से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट ए से इधर आता हुआ दिखाई देगा, तो ये L1 L2 L3 A4, बट सारी लेंथ का सम मिला के टोटल लेंथ L। सेकंड डेरिवेटिव लिया 0 क्योंकि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है L1। ये एक्सेलरेशन इस लेंथ को श्रिंक करने का काम करेगा, तो यहां माइनस में ले लिया। इस लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसको 0 ले लिया। ये लेंथ भी श्रिंक होगी, तो यहां माइनस ए आ गया। ये वाली लेंथ बढ़ेगी, तो यहां प्लस एफ आ गया, तो एफ इक्वल टू 2 है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर ये 1 मीटर लेफ्ट में आता है तो ये 2 मीटर नीचे आएगा, ये जितना ये लेफ्ट में चलेगा ये उससे डबल डाउन में आएगा, ये मतलब हुआ। तो एफ की वैल्यू आ गई 2a। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब कुछ नहीं करना, अपने को क्या कर लेना था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M को क्या नाम दिया हुआ है हमने, स्मॉल m। तो स्मॉल f सॉरी, तो स्मॉल f की वैल्यू पता लगानी है। तो a की वैल्यू f/2 हो गई, a इक्वल टू f/2। ये f/2 यहां पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो f/4 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो f की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई f। अंडरस्टैंड? बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसमें हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। तो ये जो मिला ये है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू ग्राउंड, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझिएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेशन करना आसान है बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दो एक्सेलरेशन है, एफ इधर ए इधर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास एक्सेलरेशन ए लेफ्ट में, एफ डाउनवर्ड, तो ए नेट ये हो गया, तो ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एफ। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पता लगाया था ए की वैल्यू f/2, तो f स्क्वायर बाई 4 प्लस एफ स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5/2 इंटू एफ की वैल्यू यहां से आई चुकी है हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√5 mg डिवाइडेड बाय m प्लस 5m प्लस 2। तो ये जो निकाला है ये विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M है। इस पे खड़े होके देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन इतना दिखाई देगा नीचे। जमीन पर खड़े होके देखोगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको इतना दिखाई देगा, लेकिन किधर की तरफ, ऑब्लिक में, ऐसे इस लाइन पर। ये अगर अल्फा एंगल है तो tan अल्फा हो जाएगा f/a, tan अल्फा हो जाएगा f/a। और अभी हमने a की वैल्यू लिखी थी f/2, तो ये 2 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से tan इनवर्स 2 के एंगल पर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ऐसे। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर एक वेज है और ये वेज एलिवेटर के अंदर फिक्स्ड है, यहां पर ऐसे एलिवेटर के अंदर फिक्स्ड है।
और ये जो एलिवेटर है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक 1 kg का छोटा ब्लॉक 1 kg का छोटा ब्लॉक वेज के ऊपर रेस्ट में है। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। 3 चीज अपने को देखनी है, एक नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, सेकंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, एंड थर्ड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये चीजें अपने को कैलकुलेट करनी। बच्चों कोई भी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे इस बारे में, बार बार मैं आपको बोलता हूं, बिफोर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम अपने को रेफरेंस फ्रेम फिक्स कर लेना चाहिए। वी मस्ट फिक्स रेफरेंस फ्रेम कि हम ऑब्जर्वर को कहां बिठाना चाहते हैं, हम कैमरा कहां फिट करना चाहते हैं, वो जगह अपने को फिक्स कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपने को आगे बढ़ना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी हमने जो ऑब्जर्वर है उसको एलिवेटर के अंदर ही बिठा दिया है। यहां बैठ के सारी बातें देखिए। ब्लॉक रेस्ट में दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस इज एट रेस्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू एलिवेटर ये 0 दिया हुआ। अब फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस कौन कौन से हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मैंने रिजॉल्व किया इस तरीके से। एक रहेगा यहां पर नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द वेज, और एक सूडो फोर्स भी अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने कैमरा जहां फिट किया है वो चीज एक्सेलरेटेड है। कैमरा आप जिस भी जगह फिक्स करोगे, अगर वो जगह एक्सेलरेटेड है तो फिर वो आप समझिए कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। तो कैमरा हमने एलिवेटर में फिक्स कर दिया, एलिवेटर एक्सेलरेटेड है, यानी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी अपने को। सूडो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू कैमरे का एक्सेलरेशन, कैमरे का एक्सेलरेशन 2, तो सूडो फोर्स हो गया 1 kg इंटू 2, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ कैमरा, तो ये हो गया ma। तो इसी के साथ यहां पर ma cos 30 और यहां पर ma sin 30 आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें कि ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ये दोनों फोर्स मिलके इस ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहते हैं, बट ले जा नहीं पा रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो बच्चों नॉर्मल की जो वैल्यू है वो तो हो गई हमारे पास mg cos 30 प्लस ma cos 30, ये तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई हमारे पास। तो नॉर्मल फोर्स हो गया मास, मास 1 kg दिया हुआ है, cos 30 यानी कि √3/2 हो गया, g यानी 10 ले लेते हैं, a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये हो गया 6, 12/2 6 हो गया, यानी कि 6√3 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो 6√3 न्यूटन का है। एक तो आंसर हमारा ये आ गया। एक अपन फ्रिक्शन फोर्स देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस वैल्यू। तो यहां पर हो गया mg sin 30 प्लस ma sin 30, m यानी 1, sin 30 यानी 1/2, g यानी 10, a यानी 2। तो बच्चों 6 न्यूटन का आपके फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और अगर मैं नॉर्मल आ गया, फ्रिक्शन आ गया, और क्या पूछा है हमारे से। अच्छा एक और चीज, अगर हम जानना चाहें
कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक, वो भी निकाल सकते हैं अपन। कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग, इट इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एन इज 6√3 स्क्वायर, एफ इज 6। तो बच्चों ये हो गया 12 न्यूटन, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका, वो वैल्यू निकल के आ रही है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। और एक चीज मैंने और यहां पर पूछी हुई है आपसे, एंड दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। बच्चों नेट फोर्स क्या होता है? एफ नेट इज नथिंग, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब नेट फोर्स आपसे पूछा जाए तो नेट फोर्स इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कहां से देखना है आपको? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इनर सेल फ्रेम से देखना है आपको। तो मास ऑफ ब्लॉक इज 1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड। ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आप सोच रहे हो 0 लिखा है सर आपने, तो मैंने 0 लिखा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है? एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 0 लिखा हुआ। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मुझे 2 ही दिखाई देगा, ग्राउंड से खड़े होकर देखूंगा तो। कैमरा अगर ग्राउंड पर है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा, इट इज 2 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने दिए गए सवाल में बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करें। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस सवाल में क्या पूछा है, क्या दिया है, पहले उन बातों पर चर्चा कर लें जो हमें गिवन है, और फिर उस बात पर हम चर्चा करेंगे जो अपने को कैलकुलेट करनी है। एक नत्तल के ऊपर एक घिरी लगी हुई है और एक डोरी जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से बंधी है। ये डोरी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से बंधी हुई है। ब्लॉक ए का मास अपने को 1 kg दिया हुआ है और ब्लॉक बी का मास अपने को m दिया हुआ है। ब्लॉक ए और नक्कल के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो 0.5 दिया हुआ है। नक्कल का जो झुकाव है वो 37 डिग्री दिया हुआ है क्षैतिज के साथ। अब सवाल क्या पूछा आपने से? m का मान ज्ञात करने का है। किस कंडीशन के साथ? जो यहां लिखी हुई कंडीशन मैंने बताई दी आपको। m का मान ज्ञात करना है दी गई शर्त के साथ। अब देखिए, सबसे पहले नियत वेग से जा रहा है यानी त्वरण शून्य। दोनों एक ही डोरी से बंधे हैं। ये इस डोरी की लंबाई के अनुदिश चल रहा है, ये इस डोरी की लंबाई के अनुदिश चल रहा है। तो यहां पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ए का, तो नॉर्मल 1 kg यानी कि 1 into g cos of 37, 1 into g sin of 37 डिग्री। मोशन इधर की तरफ है, 0 एक्सेलरेशन के साथ, तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा। इसी तरीके से अगर हम B की बात करें तो B का द्रव्यमान m मान लेते हैं तो उसका भार mg हो गया। डोरी में तनाव T ले लेते हैं, यहां पर T इधर भी लगेगा और इसका त्वरण शून्य है और ये इससे डोरी से जुड़ा है तो इसका भी त्वरण शून्य रहा होगा। अब दोनों के लिए
ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का काम पूरा हो गया। इक्वेशन फ्रेम करते हैं। ए डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। इस लाइन पर मोशन तो है लेकिन जीरो एक्सेलरेशन के साथ है, ये इन दोनों को बैलेंस कर देगा। तो T इक्वल टू 1 इंटू जी साइन 37 डिग्री प्लस एफ के, और यहाँ पर T इक्वल टू एम जी, T इक्वल टू 10 इंटू साइन 37 होता बच्चों 3/5 लगभग एफ के। एफ के का मान आप देख सकते हैं, एफ के होता है म्यू एन। म्यू कितना दिया है बच्चों 0.5, एन बराबर है 1g कोस 37 के, तो g का मतलब 10 कोस 37 यानी कि 4/5, तो ये हो गया 1/2 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 बचेगा, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का घर्षण बल है, तो ये हो गया 6 और 4 10 न्यूटन का तनाव, यानी कि डोरी में जो तनाव है वो 10 न्यूटन का रहा होगा। तो 10 न्यूटन बराबर m इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए m का मान 1 kg रहा। ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।